अब हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र पुस्तक व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का पाठ 1 परिचय सुनेंगे। RSCERT उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है विजय लक्ष्मी शर्मा जी द्वारा और समीक्षा की है मलका बख्श जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आज अगर हम यह सोचें कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ से धन लाते थे, तो इसके जवाब अलग अलग आएंगे, जैसे शिकार, पशुपालन, कृषि पालन आदि। यदि यही सवाल आज तुमसे करें कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तो जवाब क्रमशः होगा बिजनेसमैन, पेशेवर काम जैसे वकालत, अध्यापक तथा अन्य नौकरियां करते हैं। हम इसे देखें तो ये पाएंगे कि यह सभी वह क्रियाएं हैं जिनमें धन की प्राप्ति होती है तथा जिसमें लिप्त होकर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। हमारे ग्रंथों में भी कृषि पालन पालय वाणिज्यम च वार्ता कथन में वार्ता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं के लिए ही करा गया है, यानी वह क्रियाएं जिन्हें धन से मापा जा सकता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे एक अध्यापक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करता है और प्रतिफल के रूप में वेतन की प्राप्ति करता है, और चूंकि इस वेतन को हम धन के रूप में माप सकते हैं, ये एक आर्थिक क्रिया कही जा सकती है। इसी प्रकार एक चिकित्सक द्वारा परामर्श के एवज में फीस लेना भी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। परंतु वही अध्यापक अपने ही बच्चों को पढ़ाता है या अध्यापन का कार्य करवाता है तो यह एक अनार्थिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इस क्रिया के प्रतिफल में उसे धन की प्राप्ति नहीं होती और इसके चलते धन के रूप में मापा नहीं जा सकता। इसी प्रकार एक चिकित्सक अगर अपने परिवारजनों का परामर्श करता है तो वह आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी, यानी वह सभी क्रियाएं जिन्हें धन से मापा नहीं जा सकता, जिसे व्यक्ति केवल मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने हेतु करता है, वह अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। कुछ आर्थिक क्रियाओं को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हम हमारे धन को स्वयं की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए काम में लेते हैं तो उसे उपभोग कहते हैं, तथा उपभोग करने वाले कर्ता को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे भूख लगने पर बिस्कुट खरीद कर खाना उपभोग है और एक आर्थिक क्रिया भी है। यदि इसी धन का उपयोग हम ऐसे कार्य में करें जिसके चलते किसी नई चीज का निर्माण हो तो इस क्रिया को हम उत्पादन कहते हैं तथा निर्माण करने वाले कर्ता को उत्पादक कहते हैं। जब उपभोक्ता और उत्पादक के मध्य परस्पर वस्तुओं का लेन देन होता है तो यह विनिमय कहलाता है। यह भी एक आर्थिक क्रिया है। जैसे बिस्कुट खरीदने के बदले में मुद्रा का देना विनिमय का उदाहरण है। इसी प्रकार दो मुख्य आर्थिक क्रियाएं और भी हैं जिन्हें बचत और निवेश के नाम से जाना जाता है। जितना हम कमाते हैं उतना हम खर्च नहीं करते तो बाकी बची राशि को भविष्य के लिए संग्रहित कर लेते हैं। आय और व्यय के मध्य इसी फर्क को हम बचत कहते हैं। बचत का वह भाग जिसे राशि के रूप में हम इस प्रकार किसी चीज में संलग्न करें जिसमें इस राशि के बढ़ने की उम्मीद हो, उसे हम निवेश कहते हैं। जैसे जमीन खरीदना, कंपनी के शेयर व बॉन्ड खरीदना इत्यादि। बच्चों, अब अर्थशास्त्र के बारे में समझने के लिए हमें पहले आर्थिक समस्या के बारे में समझना होगा। प्रकृति में जंगल, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ आदि जैसे संसाधन हैं जिनसे हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु ये सारे संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, जिसके चलते हम सारी आवश्यकता व इच्छाएं एक बार में पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाते। जैसे हमें मोबाइल और लैपटॉप दोनों खरीदने की आवश्यकता है, परंतु संसाधन के रूप में धनराशि सीमित है, इसलिए हम एक ही चीज खरीद पाएंगे। इसी प्रकार एक दिन में हमारे पास मात्र 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें हमें खाना, सोना, पढ़ना,
खेलना आदि सभी क्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमें यह प्रबंधित करना होता है, जो कार्य अधिक जरूरी और आवश्यक है उसे अनावश्यक कार्य की तुलना में पहले व ज़्यादा समय प्रदान करें। मानव की इच्छाएं व आवश्यकताएं असीमित है, परंतु प्रकृति में संसाधन सीमित है, जिसके चलते दुर्लभता का जन्म होता है। साथ ही साथ इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इस स्थिति में वैकल्पिक प्रयोगों के उपयोग हेतु दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार चयन किया जाए, इसी समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। चयन इस प्रकार होना चाहिए जिससे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, इसलिए इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या चयन की समस्या भी कहा जाता है और दुर्लभता को इसकी जननी माना गया है। जैसे हमारे पास दूध की मात्रा सीमित है, लेकिन इसके कई वैकल्पिक प्रयोग हैं, चाय, दूध, मिठाई, मावा इत्यादि। अब हमें यह तय करना है कि अधिक आवश्यक क्या है व किसकी मात्रा कितनी आवश्यक है। बच्चों, हम दूध की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते, इसी प्रकार इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, केवल इसे प्रबंधित ही किया जा सकता है। इन आर्थिक समस्याओं का प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें अर्थव्यवस्था का अर्थ समझना जरूरी है। वह व्यवस्था या संगठन जिसमें लोग आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? यह वह व्यवस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यहाँ ध्यान यह दिया जाता है कि सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो, अर्थात पूर्णतः निजी स्वामित्व हो। यहाँ पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन होता है। विश्व में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अमेरिका में देखने को मिलती है। दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाज के कल्याण के लिए सोचने वाली व्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक रोजगार हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर श्रम प्रधान तकनीक द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसमें उत्पादन के साधन, मांग, पूर्ति व कीमतों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका उदाहरण विश्व में क्यूबा नामक देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जहां समाज कल्याण के साथ लाभ कमाना भी उद्देश्य होता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें समाज कल्याण हेतु श्रम प्रधान तकनीक व लाभ हेतु पूंजी प्रधान तकनीक काम में ली जाती है। सरकार का कुछ भागों पर नियंत्रण होता है, जिसे सरकारी क्षेत्र कहते हैं, तथा कुछ भागों पर नियंत्रण नहीं होता, उसे निजी क्षेत्र कहते हैं। मांग और पूर्ति पर भी कुछ हद तक ढील व कुछ हद तक आर्थिक नियंत्रण होता है। अब हम चलते हैं केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के बिंदु पर। विश्व में हर अर्थव्यवस्था को दुर्लभ संसाधनों के चलते 3 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम केंद्रिक आर्थिक समस्या कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार है: क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें का सवाल अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर निर्धारित होता है कि क्रय शक्ति किस प्रकार की वस्तु की अधिक है और उसी आधार पर कौन सी वस्तु को उत्पादित किया जाए। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन, संयंत्र इत्यादि का उत्पादन अधिक किया जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाएगा, जिससे सभी को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व पूंजीगत वस्तु दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। अगला सवाल है, कैसे उत्पादन करें। इस आर्थिक समस्याओं का भी अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर प्रबंधन किया जाता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी अधिक है तो पूंजी प्रधान तकनीक को अधिक अनुपात में लिया जाएगा। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रम प्रधान तकनीकों को अधिक अनुपात में काम में लिया जाएगा, जिससे रोजगार द्वारा सभी का अधिकाधिक कल्याण हो।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी व श्रम प्रधान दोनों ही तकनीक को काम में लिया जाता है। किसके लिए उत्पादन करें, यह सवाल वितरण का है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीगत वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनमें व्यय करने की शक्ति होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सारी वस्तु समाज के हर व्यक्ति के लिए उत्पादित की जाती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तु सबके लिए तथा विलासिता की वस्तु केवल उनके लिए जो वहन कर सके उत्पादित की जाती है। अर्थशास्त्र का अगर हम संधि विच्छेद करें तो यह दो शब्दों से बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ माने धन, अतः यह वह शास्त्र है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दी है। जैसे एडम स्मिथ के अनुसार धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का अध्ययन बताया है तथा रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताएं व सीमित साधनों के संबंध का अध्ययन बताया है। वहाँ सैमुअल्सन ने आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण के अध्ययन को अर्थशास्त्र बताया है तथा प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला साधन बताया है। इस प्रकार दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के द्वारा असीमित आवश्यकताओं के प्रबंधन के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों व नियमों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को इसकी प्रकृति के अनुसार विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों की श्रेणियों में रखा गया है। इसके कारण कई हैं। अर्थशास्त्र को विज्ञान इसलिए मानते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र भी विज्ञान की भांति प्रयोगों व प्रेक्षण पर आधारित है। दोनों विषय ही तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन कराते हैं तथा दोनों में ही कारण व प्रभाव का संबंध देखने को मिलता है। परंतु अर्थशास्त्र के कुछ तथ्य जो विज्ञान के सांचे में नहीं डलते हैं, वह उसे पूर्ण तरीके से विज्ञान का हिस्सा घोषित करने में व्यवधान है एवं यह नियम उसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखने हेतु विचार कराते हैं। जैसे विज्ञान के सभी नियम सार्वभौमिक है, परंतु अर्थशास्त्र के नियम सार्वभौमिकता का पालन नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र के नियम चूँकि मानव के व्यवहार पर आधारित होते हैं, जो कि बहुत अनिश्चित होता है, इसलिए यह नियम भी व्यक्ति से व्यक्ति, समूह से समूह परिवर्तित होते हैं। अर्थशास्त्र में शारीरिक एवं मानसिक कारक का प्रभाव मुख्य होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन व अनुसंधान के रीति विधान को आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। यह आधार उद्देश्य व अन्य आवश्यकताओं के आधार पर तीन प्रकार की होती है: निर्भरता के आधार पर, समय तत्वों के आधार पर, उपकरण व दिशा के आधार पर। जब आर्थिक विश्लेषण एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह निर्भरता के आधार पर कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, आंशिक व सामान्य। आंशिक आर्थिक विश्लेषण एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे मांग का अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है, तथा जब एक से अधिक कारकों को ध्यान में रखकर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसे सामान्य विश्लेषण कहते हैं। जैसे एक वस्तु की मांग पर उसकी कीमत के अलावा प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत या आय का प्रभाव इत्यादि कारकों को ध्यान में रखकर किया गया अध्ययन सामान्य अध्ययन कहलाता है। जब यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो व्यष्टि सामान्य अध्ययन कहलाता है, तथा जब यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो समष्टि सामान्य अध्ययन कहलाता है। समय तत्वों के आधार पर आर्थिक विश्लेषण समय बिंदु व समय अवधि को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह भी तीन प्रकार से किया जाता है: स्थैतिक, तुलनात्मक, प्रावेगिक। जब एक विशेष समय बिंदु पर कारकों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वह स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। जैसे निश्चित समय बिंदु पर मांग व कीमत के मध्य संबंध।
जब समय अवधि के दौरान कारकों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। जैसे समय अवधि के दौरान कारकों के संबंध में आए बदलाव तथा पुराने संबंधों की तुलना का अध्ययन। जब समय अवधि के दौरान आर्थिक चरों के मध्य संबंध में आए परिवर्तन के कारणों का अध्ययन किया जाता है, प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। आर्थिक विश्लेषण की तीसरी विधि उपकरण व दिशा के आधार पर होती है। इसके भी दो भाग होते हैं, आगमन विधि व निगमन विधि। इतिहास शास्त्री जैसे माल्थस ने अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए आगमन विधि को ही उचित माना था, इसलिए इसे अनुभव पर आधारित अथवा ऐतिहासिक विधि कहते हैं। यह आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत तथ्यों की खोज विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। सामान्य तथ्य वह होते हैं जो संसार में सभी के ऊपर लागू रहते हैं, जैसे मांग के बढ़ने पर किसी वस्तु की कीमत का बढ़ना। विशिष्ट तथ्य वह है जो किसी व्यक्ति विशेष, घटना विशेष पर लागू हो, जैसे होंडा गाड़ी की मांग में बढ़ोतरी के चलते उसकी कीमत में बढ़त। अगर हम एक या दो कंकरों के पानी में फेंके जाने पर उनके डूबने की घटना से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पानी में फेंके जाने वाला हर कंकर डूबेगा, तो यह विशिष्ट तथ्य से सामान्य तथ्य की खोज है। क्लासिकल अर्थशास्त्री जैसे मार्शल ने निगमन रीति को अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए उचित माना। इसके अंतर्गत शाश्वत सत्य के आधार पर विशिष्ट की खोज करते हैं, अर्थात खोज के अध्ययन का यह क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे मनुष्य मरणशील है, यह शाश्वत सत्य है। अब इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि राम और श्याम भी मरेंगे, यह सामान्य से विशिष्ट तथ्य की खोज है। यह विधि तर्कों पर आधारित होती है, इसलिए इसे तार्किक, काल्पनिक व निराकार विधि भी कहते हैं। बच्चों, आज हमने अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था व उनकी समस्याओं के बारे में जाना। यह जानकारी अर्थव्यवस्था के बारे में हर जगह चल रही चर्चाओं को सुनने समझने में भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। बच्चों, तो शिक्षिका ने हमें बहुत अच्छे से पाठ समझाया। कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं बोल रही हूँ, इन्हें आप पुनः पढ़ना और अर्थ समझना। उत्पादन, उत्पादक, उपभोक्ता, विनिमय, बचत, निवेश, अर्थव्यवस्था। इसके प्रकार। अर्थव्यवस्था को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो बच्चों, आप इस पाठ को खुद से पढ़ना और खुद समझने की कोशिश करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो हम पढ़ रहे हैं उन पाठों के मुख्य बिंदु व अपने सवाल जरूर लिख रहे होंगे।